पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि फासीवाद को हमें नए सिरे से समझना है, यानी कि आज का तारीख का, आज का दौर का फासीवाद शायद 1930 का दशक से जो निकला था उस ढंग का नहीं होगा। और उसके लिए हमने आज का जो वर्ग संघर्ष है उसकी तरफ इंगित किया था। आज का वर्ग संघर्ष और आज का पूंजी का चरित्र और उसका श्रम के साथ क्या अंतर संबंध है। तो कुछ दोस्तों को थोड़ा अमूर्त लगा था मेरा बात, थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगा, और उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारा गैप्स रह गए थे, थोड़ा क्लियर नहीं था। तो आज एक काम करते हैं, थोड़ा साफ ढंग से अगर हम इन चीज़ों को बताएंगे तो मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, उसके तरफ हमें जाना चाहिए। हमें सोचिए जो चुनावी राजनीति की तरफ अगर हम जाते हैं, उससे ज़्यादा तो मेन स्ट्रीम क्या हो सकता है। चुनावी राजनीति और ये जो आपका तरह तरह का जो पॉलिटिकल पार्टी वादे करते हैं, इनका जो घोषणा पत्र निकलता है ना। तो 2024 पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो उस पर अगर हम देखते हैं तो वर्ग संघर्ष, श्रम और मजदूर का जो अंतर संबंध, ये आपको सीधा तो नहीं दिखेगा। वर्ग संघर्ष हम कर रहे हैं या वर्ग संघर्ष के इस मुकाम में हैं करके ना मोदी बोलेंगे, ना राहुल गांधी बोलेंगे, ना ममता बनर्जी बोलेगी, ना सीपीएम का जो लीडर्स है ना वो बोलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन हमें जो इस राजनीति में जो इसका जो आंतरिक जो विरोधाभास है, जब हम उसको पकड़ते हैं तो लगता है कि उस विरोधाभास को का खुलासा करना है। तो हमें लगता है कि जो आज का जो वर्ग संघर्ष है, आज का जो पूंजी और जो श्रम का जो अंतर संबंध है, उसको उसके ज़रिए ही हम उस विरोधाभास को हम खोल सकते हैं, उसको अनपैक कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसका पोल खोल सकते हैं। बल्कि है ना, पोल भी खोलना पड़ता है, क्योंकि जो चुनावी राजनीति, जो बुर्जुआ राजनीति जो होता है वो बहुत ही आर्टिफिशियल होता है, बहुत ही ये बहुत ही पॉपुलिस्ट बोलते हैं ना, बहुत ही ऊपर चलता है ये, है ना, झूठे वादे वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम लोग कुछ थोड़ा जो जो ऊपर सतह में दिखता है ये बहुत, उसका अंदर सार में क्या है वो तो कभी ऊपर नहीं आएगा। हालांकि अंबानी, अदानी ये सब जिक्र करते हैं, लेकिन पूंजी एज अ होल, है ना, एज अ सिस्टम, उसका जिक्र नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि अदानी अंबानी के खिलाफ पूरा अपोजिशन जा रहा था, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आया हमारे सामने में तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वेदांता जो कंपनी है, जो उड़ीसा में इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही बदमाश कंपनी है ये वेदांता। हमने देखा कि वेदांता ने तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को भी इतना करोड़ हज़ार करोड़ रुपया दिया था, 100 करोड़ रुपया दिया था, है ना। तो चलिए, ये चुनावी दलदल के जरिए हम वर्ग संघर्ष को समझते हैं कि वर्ग संघर्ष कैसे झलक रहा है, और वर्ग संघर्ष को रेफ़र करके हम इन विरोधाभासों को समझ सकते हैं। और उसके ज़रिए हम जो नया जो आज का दौर का फासीवाद है, नया जो गुलामी है, नया जो पूंजीवाद का चरित्र है, उसको हम समझेंगे। 5 साल 6 साल नौकरी करा के आप फेंक रहे हैं, जॉब्स नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ की जो अर्थतंत्र जो है आपका तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन रोज़गार निर्मित नहीं हो रहा है, जॉब्स नहीं बन रहा है, जॉबलेस ग्रोथ का बात। तो एक तरफ ये लोग रोज़गार का बात कर रहे हैं, सभी लोग किए। हालांकि उसमें एक इंटरेस्टिंग जो बात है, जैसे राहुल गांधी का जो न्याय पत्र था उसमें अप्रेंटिसशिप का बात किया उन्होंने। देखिए, ये जो हम पिछले वीडियो में हम बोल रहे थे ना कि रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, टेम्पोररी, परमानेंट तो छोड़ दीजिए, टेम्पोररी और कैजुअल भी ये दे नहीं पा रहे हैं। तो अभी ट्रेनिंग वर्कर चल रहा है आजकल, कि मतलब कैजुअल का भी सीन नहीं है, टेम्पोररी का भी सीन नहीं है, वो ट्रेनिंग ही रहेगा। यानी कि एक वर्कर, एक मजदूर 10 साल तक वो ट्रेनिंग रह सकता है, 10 साल तक वो ट्रेनिंग ही ले रहा है। हैं? या अप्रेंटिसशिप कह लीजिए। तो ये लोग अप्रेंटिसशिप का बात किया, यानी कि जो उत्पादन प्रणाली से
और भी ज़्यादा बाहर आप फेंक रहे हैं मजदूर को, है ना। आप जो यूजलेस क्लास बन रहे हैं, आपका श्रम नहीं चाहिए, या चाहिए तो इतना कम मात्रा में चाहिए कि बस आपको वहाँ आके रोबोट्स वगैरह जो लगे हैं कंपनीज में, उसका बस बटन दबाना है ना, इतना ही कर रहे हैं आपको। आपका जो स्किल्स हुनर, उसका कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ तो एनीवेज ये रोज़गार का बात कर रहे हैं कि नौकरी देंगे वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ देखिए रेवड़ी कल्चर, जिसको अंग्रेजी में फ्रीबीज बोलते हैं, है ना। फ्रीबीज, फ्री में हम देंगे, फ्री में हम बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में राशन देंगे, तरह तरह का चीज़ बांटेंगे। अब ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है कि आपको काम करने का ज़रूरत नहीं है, नौकरी करने का ज़रूरत नहीं है, हम आपका अकाउंट खोल देंगे बैंक में और सीधा पैसा उसी में आ जाएगा। ये क्या है कि भाई धन जो है ना, या हम का ये मूल्य जो बनता है, वैल्यू जो निर्माण होता है, वो तो श्रम से होना था, है ना। यहाँ तो ऐसे ही जन धन, क्या धन, जन धन। तो ये जो पैसा जो फटाक से आ रहा है, या सोचिए ये फ्री में दे रहा है, आपको काम नहीं करना है रोजगार आपको नहीं देंगे, आपको बिठा के ऐसे ही दे देंगे पैसा। उस तरफ ये लोग बोल रहे थे कि रोजगार दो, इस तरफ क्या बोल रहे हैं, क्या जरूरत रोजगार का। हालांकि इस लैंग्वेज में वो नहीं बताते हैं, बस बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री जन धन योजना है, हम इतना पैसा डाल देंगे। गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न मतलब खाना। तो उसमें मोदी जी कहे थे कहीं पे, बोला कि उनका चूल्हा कभी बुझा नहीं, माँ को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े, है ना। इतना प्यार कि भाई कोई माँ रोते हुए बच्चे को नहीं देखना चाहिए, यानी कि हर घर में खाना अन्न का योजना है। वैसे कांग्रेस गवर्नमेंट का देखिए, कर्नाटका में गृहलक्ष्मी स्कीम है इनका। ये गृहलक्ष्मी स्कीम में अभी जो कर्नाटका में जो कांग्रेस सरकार है ना, ये गृहलक्ष्मी स्कीम में क्या है कि हर बीपीएल परिवार के महिलाओं को 2000 रुपया दिया जाएगा। फिर फ्री बस राइड है, फ्री बस राइड तो दिल्ली में भी आ गया। आम आदमी पार्टी ने तो आपको पता ही है इतना सारा फ्री स्कीम शुरू किया। बिजली पानी भी इनको श्रेय जाता है इसका। हालांकि लोग कहते हैं कि सबसे पहला जो फ्री स्कीम जो था वो था आपका जयललिता शुरू किया था वहाँ पे, कि हर बीपीएल फैमिली की बच्ची अगर क्लास 10 पास करती है तो उसको हम सोने का एक टुकड़ा दे देंगे। इधर जो जदयू ने आपका नीतीश जी का जो पहला जो सरकार बना था बिहार में, उसको हर बच्ची को, उसमें भी क्राइटेरिया होगा ऑफ कोर्स कि भाई क्लास 10 पास किया या स्कूल पढ़ रही है तो उसको साइकिल देने का। उधर ममता बनर्जी की का भी है, बंगाल में जाइएगा तो वो नील रंग का साइकिल आपको दिखेगा, है ना। कन्याश्री है उनका, तरह तरह का उनका फ्री सर्विस, फ्री ये सब बांटते रहते हैं। तेलंगाना और आंध्रा में तो हद कर दिया। तेलंगाना और आंध्रा में तो ये सिर्फ बांट नहीं रहे हैं फ्री में राशन वगैरह, बल्कि जब वो राशन देते हैं तो उन सब लोगों से उनका सब डिटेल्स लेते हैं, एड्रेस, उनका आधार कार्ड, ये वो, है ना, सब डिटेल्स लेके तो फिर ये अपना डेटाबेस बनाते हैं। यानी कि ये जब अपना कैंपेन करेंगे तो आउटरीच करने के लिए, कि वोटर के पास जाने के लिए इनके पास सबका फिर डिटेल्स, एड्रेस सब कुछ रहेगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ इनका अपना ही डेटाबेस बना रहे हैं। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी अपना ही डेटाबेस बना रहे हैं इसके ज़रिए, ये जो फ्री में जो बांट रहे हैं उसके ज़रिए, है ना। तो तेलंगाना सरकार का जो फ्री बस राइड सर्विस है महिलाओं के लिए, है ना, वो आपका उसका बजट है शायद हर साल का होगा ये 3083 करोड़। इसमें आपका फ्री बस राइड है, बस में चढ़ेंगे महिलाएं, है ना, फ्री में। तो वैसे ही फिर आपका ये हर परिवार को 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है ना। इसका बजट ये लोग दिखाए हैं, ये जो रेवंत रेड्डी का सरकार है तेलंगाना का, इसका बात कर रहा हूँ। 1825 करोड़ रुपए का फ्री ये लोग देने को तैयार है।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आपको रोज़गार देंगे, दूसरे तरफ ये मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि पता नहीं नौकरी तो होगा या नहीं होगा, है ना। कहने को तो हम देंगे, बोलने को तो सब वादा करते हैं, है ना, लेकिन ये इसमें जा रहे हैं कि हम आपको फ्री में ये दे दो। तो फ्री में जो बांटा जा रहा है हिंदुस्तान में, हाँ, ये बीच में एक डिस्कोर्स चला था, खासकर कई सारे एक्टिविस्ट वगैरह, वामपंथी एक्टिविस्ट लोग कहते थे कि ये सब पीडीएस सिस्टम, राशन पानी वाला सिस्टम, फ्री में देने वाला सब बंद हो जाएगा, है ना। कांग्रेस के बाद कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने नरेगा लेके आया था, 100 दिन का रोज़गार हर किसी को गारंटी के साथ मिलेगा, है ना, राइट टू एम्प्लॉयमेंट जैसा, रोज़गार का अधिकार जैसा। तो ये बोले थे कि भाई मोदी सरकार आएगा तो ये पूरे नवोदारवादी है, तो ये तो सब बंद कर देगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि बंद नहीं किया मोदी जी ने, बल्कि उसको नए दिशा में लेके गए, है ना, नए दिशा में लेके गए। अब पॉलिटिक्स में जो हमारे ध्रुव राठी, हमारे रवीश कुमार वगैरह वगैरह जो हैं, ये चलाते हैं, इस पे जो डिस्कोर्स चलाते हैं कि भाई इन्होंने बोला था 15 लाख रुपया हर किसी के खाते में आएगा, कहाँ है। हम वो तूतू मैमे में नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना। हम ये पूछना चाहते हैं, हमारा सवाल कुछ और है कि जो आप पूंजी का जो आप स्वरूप को आज देखेंगे, तो क्या देख रहे हैं कि वो रोजगार सही में वो नहीं दे पाएगा, है ना। और उसका सिस्टम में ही अभी ये नीत है कि ये घर बिठा के आपको ये पैसा देगा, 15 लाख देगा, 10 लाख देगा, 2 लाख देगा, 2,000 रुपया देगा, वो छोड़ दीजिए। ये इनका तुतू मैमे वाला जो राजनीतिक दलदल जो है, चुनावी दलदल, उसको उसके लिए छोड़ दीजिए, है ना। हम कुल मिला के जब पूंजी को देख रहे हैं आज के तारीख में, उसको हम नज़दीक से समझ रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि सही में वो रोज़गार को हटा के ये फ्रीबी रेवड़ी को वो रिप्लेस कर रहा है। और इसको जो औपचारिक भाषा इस्तेमाल करेंगे, एकेडमिक लैंग्वेज, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जैसे आपको शायद अगर याद करेंगे, 2020 का जो यूएस अमेरिका का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव था, उसमें एक शायद डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन, अभी याद नहीं आ रहा है, शायद डेमोक्रेटिक पार्टी से था, एंड्रू यांग करके एक कॉन्टेस्टेंट थे वो, है ना। एंड्रू यांग चाइनीज़ अमेरिकन है शायद वो। तो एंड्रू यांग का मेन प्लैंक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2020 में, जिसमें ट्रंप हार के जो बाइडेन आए, उसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम था। सिलिकॉन वैली के तमाम बड़े बड़े कंपनीज, है ना, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बात करते हैं। भारत में 2017 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे ने ये वहाँ क्लियरली बोला था कि भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम आना है ना। तो ये कुछ जो पुराना जो बेकारी भत्ता बोलते थे ना, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको अलाउंस मिलता है, एक स्टाइपेंड जैसा कुछ इस टाइप का है ना। तो उस टाइम तो रोज़गार का ये हालत नहीं था जो आज है, हाँ। तो कुछ उस टाइप का लगता है ये पुराना जो बेकारी भत्ता है, लेकिन इसका आज का तारीख में, इसका जो सार में देखेंगे आप, एसेंस में, इसका चरित्र कुछ और है। ऊपर ऊपर देखेंगे तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन आप सार में देखेंगे तो ये कुछ और चीज़ है। और इसलिए आज का राजनीति में जब हम नज़र डालते हैं तो ये विरोधाभासपूर्ण, एक कॉन्ट्रडिक्टरी जो कैंपेन चलाते हैं पॉलिटिशियंस, है ना, कि एक तरफ हम रोज़गार देंगे, एक तरफ हम भी अग्निवीर को हटा देंगे, है ना, हमारे आर्मी में प्राइवेटाइजेशन रोक देंगे, निजीकरण रोक देंगे आर्मी में, है ना, हमारे युवाओं को 20 साल का नौकरी देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरे तरफ ये पूरा ही पूंजी का जो आज का जो उसका चरित्र है, और आज उसका जो अपना जो चाहना है, उसका आंतरिक जो आज का चरित्र, उससे जो निकल के आ रहा है, उसका मांग है, पूंजी का जो मांग है वो ये कि इन सबको
रेवड़ी दो, इन सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दो, इन सबको घर में बिठा के ये राशन पानी फ्री कर दो। और हम जो ऊपर का तबका है, तो फिर आप पूछेंगे ना, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो आप पूछेंगे कि तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि ये जो फ्री में जो दे रहे हैं, है ना, इसके चलते तो फिस्कल क्राइसिस भी हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, हो सकता है। जैसे ग्रीस में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, कुछ श्रीलंका में भी कुछ उस टाइप का हुआ था कि पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन वो इस ढंग का वादा किया है जो उसको निभाना है, और वो एक्स्ट्रा पैसा छाप के, है ना, या स्टेट एक्सचेकर का जो पैसा है उसको इस्तेमाल करके वो ऐसा आर्टिफिशियली ये अपना पॉलिटिक्स का जो रोटी सेकने के लिए ये सब बांट रहे हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि नहीं, हम जो ऊपर के जो कॉरपोरेट, टॉप कॉरपोरेट हाउसेस है उसको हम टैक्स करेंगे, उस टैक्स के पैसे से हम ये चलाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, यानी कि जो बड़ा पूंजी क्या है वो सुपर प्रॉफिट्स बना रहा है। और वो क्यों सुपर प्रॉफिट्स बना रहा है वो हमने थोड़ा पिछले वीडियो में भी बताया कि किस ढंग से, जिस ढंग से जो मार्क्स कहते थे जनरल इंटेलेक्ट, यानी कि जो नए मशीन्स वगैरह है उसमें जो मज़दूरों के पास जो हुनर रहता था, जो स्किल रहता था, है ना, वो अभी एक ऐतिहासिक प्रोसेस में क्या हुआ कि वो हुनर सब अभी मशीन में ही निहित है। इसलिए मज़दूर को बिल्कुल ही एक तरीके का बेकार कर दिया, या मज़दूर पे जो उसका जो डिपेंडेंस था, जितना आश्रित था पूंजी पहले, वो बहुत ही कम हो गया है ना। तो उसके चलते उसका खर्चा कम हो रहा है बड़े पूंजी के लिए, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन जो है, उत्पादन बहुत है उसके पास। तो उसमें से छोटा सा एक फ्रैक्शन ये लोग दे देंगे, मतलब जिसको फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका भी सरकार बनेगा वो फिर बहुत बड़ा बात करेगा कि देखो हमने तो इतना बड़ा ये टैक्स बढ़ा दिया, हमने अमीरों पे टैक्स लगा दिया, है ना। ये कांग्रेस वगैरह वही करेंगे कि भाई देखो ये अदानी अंबानी को तो इन्होंने ऐसा पाल के रखा था, अब हम इन पे टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली आप पूरा उसका सिस्टम को समझेंगे पूरे ढंग से तो वो टैक्स कुछ भी नहीं है वो जो टैक्स बढ़ा के भी, कॉर्पोरेट टैक्स अगर बढ़ा भी देते हैं, है ना, तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये चल रहा है। तो इससे क्या साफ हो रहा है कि वो जो मैं पहले पॉइंट बोल रहा था कि आज के राजनीति पे आप नज़र डालेंगे और जो नेता लोग जो बोल रहे हैं, या जो इवन एक ख़ास तरीके का प्रगतिशील मीडिया जिस ढंग का बयानबाजी, जिस ढंग का एक नैरेटिव चलाता है कि भाई बीजेपी वालों ने इतना पैसा देंगे बोला था, है ना, जनधन या फलना जो गरीबों का जो बैंक अकाउंट है उसमें बोले थे 15 लाख लेके आएंगे, काला धन बाहर से फिर यहाँ सबका अकाउंट में डालेंगे, वो कहाँ है। ये जो दलदल में फंसाने का बात है। लेकिन हम तो यहाँ पे हैं, इसको जो पूंजी और जो श्रम का क्या अंतर संबंध है, यानी कि वर्ग संघर्ष कहाँ है आज, उसको हम लोग समझने के लिए समझने में हमारा दिलचस्पी है ना। तो इसके थ्रू जब आप देखते हैं तो फिर आपका जो एक तरीके से कहिए तो गरीबों का या बीपीएल से जो लोग नीचे में हैं, ये जो नरेगा से जो 100 दिन का जो रोज़गार का अधिकार मिला है उस तबके का, वो भी गांवों में गरीब तबका है ना। ये जो सब गरीब हैं इनका, यानी कि ये इनका रोज़गार नहीं लगना है और ये इसी ढंग का जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ये जो रेवड़ी है, ये जो फ्रीबीज़ का जो कल्चर है, फ्री में जो दिया जा रहा है, इसी से ये अपना गुजारा करेंगे। और ये लगता है कि एक तरीके का सशक्तिकरण है कि भाई गरीबों को आप पैसा दे रहे हो, 15 लाख दे रहे हो, 20 लाख दे रहे हो, जो भी जितना भी जो भी दे रहे हो, दाल चावल, फ्री बिजली पानी दवा वगैरह वगैरह। लेकिन ये सशक्तिकरण में एक्चुअली इसमें छुपा हुआ है दूसरा चीज़,
और वो समझने के लिए हमें फिर वो हंगर गेम्स का जो बात कर रहे थे, हम इंडियन आइडल का जो बात कर रहे थे, है ना, उसमें आपको जाना पड़ेगा। यानी कि एक नया एक दासत्व, एक दासत्व, एक दास बना रहे हैं लोगों को, है ना, कि ये न्यू एंस्लेवमेंट कह लीजिए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक तरीके का न्यू एंस्लेवमेंट के तौर पे आएगा। तो फिर जब ये एंस्लेव्ड हो जाते हैं, है ना, ये लेकिन आपको फिर हमला करके, कि आपके ऊपर हमला करके, प्रहार करके, है ना, ये इंस्लेपमेंट शायद नहीं होगा, है ना। ये आप लोगों को भी बताना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो फ्री में दे के जो एक तरीके का गुलामी जो आ रहा है, कि पहले तो आपसे छीन के, पहले तो आपका जो मतलब पहले वाला मॉडल में ये था ना कि भाई आपसे छीन के या आपसे बहुत ज़्यादा काम करवा के आपको चेन से बांध के रखते थे। जैसे आप याद कीजिए, जो अश्वेत लोग जो थे, ब्लैक लोग अफ्रीका से जो लेके गए थे दास लोगों को, गुलाम बना के, है ना, अफ्रीकन लोगों को वो बांध के रखते थे। फिर वो शुगर केन प्लांटेशन है, प्लांटेशन में आपको जानवर की तरह आपको वो काम कराते थे और आपके ऊपर आपका पिटाई होता था, आपका मतलब अत्याचार होता था, टॉर्चर होता था। लेकिन आज हम दूसरा देख रहे हैं कि वो आपसे काम उसको नहीं लेना है, या काम लेने का जो स्वरूप है वो बदल गया है। तो ये जो गुलामी जो हो रहा है, या ये जो फांसीवाद आ रहा है, इसका कुछ और ही चरित्र होगा। इसका स्वरूप अलग है। इसका जो आंतरिक सार से आप देखेंगे, इसका जो आंतरिक सार है वो अलग है, और इसका अभिव्यक्ति राजनीति में हमको दिख रहा है ना। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ और हम बात कर रहे हैं जो शायद अभी नहीं हो रहा है ना। पूरे ढंग से तो नहीं हो रहा है, लेकिन आज के राजनीति में अगर आप देखेंगे तो ये सब विरोधाभास जो मैंने आपको कहा, जो मैंने इंगित किया, उसको आप फिर कैसे समझेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये विरोधाभास को समझने के लिए हमें जो पुराना जो मैंने पहले कहा था कि भाई दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो फांसीवाद को जो परास्त किया था, उसके बाद जो एक तरीके का एक लैंग्वेज बना पॉलिटिक्स का, है ना, एक तरीके का इवन वाम राजनीति का, है ना, वाम वर्सेस जो दक्षिणपंथी, है ना, ये जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स वर्सेस राइट विंग पॉलिटिक्स का जो एक खांचा बना, मुझे लगता है कि उस खांचे से, उस फ्रेम से अगर आप देखेंगे तो नए जो आज के तारीख का जो गुलामी है, आज के तारीख का पूंजीवाद है, आज के तारीख का जो फांसीवाद है ना, ये आप नहीं समझ पाइएगा। और लेनिन जैसे कहे थे ना भाई, इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो आज का क्या स्टेज है? जैसे आपका ये जो ग्रीस का जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या नाम है उनका, यानिस वारूफुकिस है। यानिस वारूफुकिस कह रहे हैं, उनका मंतव्य है ये कि आज का पूंजीवाद को हमें न्यो फ्यूडलिज्म करके समझना चाहिए। न्यो फ्यूडलिज्म ये नव सामंतवाद है, नया ढंग का सामंतवाद है। लेकिन ये नव सामंतवाद वो वाला नहीं है जो मतलब जो कई सारे जो मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टीज लोग बोलते हैं ना, सेमी फ्यूडल अर्ध सामंतवाद, कि जैसे भारत या चीन अर्ध सामंतवाद है, अर्ध उपनिवेशवाद, अर्ध सामंतवाद, वो वाला ये अर्ध सामंतवाद वाला फ्रेमवर्क नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा उसमें। तो ये है कि ये एक दूसरा मीनिंग देके ये बोल रहे हैं कि आज का जो पूंजीवाद है, ये ग्रीस का फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, तो वो कह रहे हैं, मतलब काफ़ी बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आज का जो सबसे अग्रिम पंक्ति का जो पूंजी है, उसमें का जो चरित्र जो है वो है नव सामंतवाद का है।
तो इसलिए लोग अपने अपने ढंग से आज का जो गुलामी है, आज का जो क्या कहिएगा, फासीवाद कहिए, आज का जो पूंजीवाद कहिए, है ना, इसको समझना चाह रहे हैं। तो हम लोग भी भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका कुछ परछाई हमारे जो जो चुनावी राजनीति में भी इसका परछाई हमें मिल रहा है। इसको हमें इस चीज़ को पकड़ना है।